होल तीनों ट्राई सर्विसेज का अपना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको आपस में रिलेट करके कंपेयर नहीं करना चाहिए. विटनेस अभिनंदन गेटिंग कैप्चर्ड देयर, एंड आई हैड अ प्रिविलेज टू वर्क विद अभिनंदन व्हेन आई वाज सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर. ही वाज अ फ्लाइट कमांडर. हमने हमने पूरी मूवी देखी. और ऐसे तो ऑपरेशंस होते रहते हैं जहाँ पे वो बॉर्डर क्रॉस अंदर जाएं, किल करें. तो अगर आपकी एयरफोर्स स्ट्रांग है, एयर सुप्रीमेसी. आई वाज अ डॉक्टर एंड MiG-21 वाज माय पेशेंट. अगर उसको छींक लगती थी तो क्यों छींक लगी है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको ठीक करना. टेक्स यू टू दैट पुशेस यू टू द लिमिट्स. मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ पे ब्रेक हो रहे. जो ब्रेक नहीं होता वो थ्रू कर जा. जो ब्रेक करता है वो नहीं थ्रू कर. वॉज इन श्रीनगर फॉर 2.5 years. दैट वाज अमेजिंग. बहुत सुंदर जगह है. वहाँ पे हमने स्टोन पेल्टिंग भी देखी, थोड़ी फेस भी करी. स्टोन पेल्टिंग भी रिस्की एनवायरनमेंट. हमें बाय रोड जाना अलाउड. आसपास के एरियाज में हेलीकॉप्टर में जाते. रोड सारी बंद थी उस टाइम पे. नमस्ते, आपका स्वागत है राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स के आज के एपिसोड में, जहां पे हम लेकर आते हैं माइग्रेंट्स की रियल लाइफ और अनफिल्टर्ड स्टोरीज. आज के हमारे गेस्ट की जर्नी सर्विस, करेज और री इन्वेंशन का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है. इंडियन एयरफोर्स में सालों तक देश की सेवा करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने का और फिर से जीरो से शुरुआत करने का. तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से. विंग कमांडर साहिल बजाज, रिटायर्ड. साहिल जी, वेलकम टू द शो. इट्स माय एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे. Thank you, Shampi. Thank you so much for inviting me to your show. It's a privilege to be here. तो साहिल जी, चलिए शुरुआत से करते हैं. आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कि आप इंडिया में कहाँ से हैं, कहाँ पे छोटे पे पढ़ाई करी, बचपन रहा आपका. मैं आई एम born into पंजाबी फैमिली. तो आई was born in Jalandhar, Punjab. Then because of my father's work, we moved to Muzaffarnagar. Then वहाँ से we moved to Ghaziabad. And तो 4th to 12th मेरी स्कूलिंग वहीं पर हुई. Then from there I went for my engineering back to Jalandhar in Lovely Institute of Technology, जिसको अब आज की डेट में हम LPU के नाम से जानते हैं. So I did my engineering in computer science from there, and then that's it. And I joined Air Force directly. तो जैसे आपने बोला आप सिविलियन बैकग्राउंड से हैं और हाँ आपने इंजीनियरिंग करा, तो जनरली लोगों का क्या रहता है, इंजीनियरिंग के बाद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने का सोचते हैं. तो हाँ. एयरफोर्स का ख्याल कैसे आया? एयरफोर्स का ख्याल ऐसे था कि फर्स्ट इसका एक्चुअली माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू जॉइन सम गवर्नमेंट जॉब. उसी टाइम पे क्या हुआ कि जैसे मैं जिस कॉलेज में था, मेरे इमीडिएट सीनियर 1 ईयर सीनियर जो थे, वो उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करी. तो आई वाज इन माय 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग जब उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करी. तो दैट गेव अस अ टेम्पलेट, क्योंकि आपके सामने कोई एक ऐसा जना है जो आप एक ऐसा नोन है जिसको आप बहुत क्लोज है जो ज्वाइन कर रहा है एयरफोर्स. तो हमने उनसे गाइडेंस ली कि हाउ टू गो अबाउट इट. तो उन्होंने हमें स्टेप समझाए हाउ वी कैन गो अबाउट इट, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए. एंड वी फॉलोड दैट स्टेप एंड आई गॉट इनटू एयरफोर्स. और एयरफोर्स में जब ज्वाइन करा तो क्या आपका लाइक इंजीनियरिंग का ही था बैकग्राउंड, या थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. हाँ, मेरा बेसिक जो मेरा बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग का था, बट उसके बाद भी आप एज़ अ इंजीनियर भी आप एज़ अ फ्लाइंग में भी जॉइन कर सकते हो, एज़ अ ग्राउंड ड्यूटी भी जॉइन कर सकते हो. इट्स सेम. तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे जो इमीडिएट सीनियर थे वो ग्राउंड ड्यूटी वो टेक्निकल में ही गए. तो हमने उनके ही स्टेप्स फॉलो करे, तो हमने भी टेक्निकल का एग्ज़ाम ही दिया एंड ऑल दैट. सो दैट्स हाउ आई लैंडेड इंटू अ टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन एयर फोर्स. और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपका स्पेशलाइजेशन कौन से एरिया में रहा? मेरी जो बेसिक जो मैंने इंजीनियरिंग करी वो मैंने कंप्यूटर्स करी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. देन आफ्टर दैट मेरे को याद है, मेरे को आई गॉट मेरा किसी एक एमएनसी में भी हो गया था. देन बट उसी टाइम पे मेरा एयरफोर्स में भी हो गया. देन आई चूज एयरफोर्स, गेट इनटू टेक्निकल पार्ट ऑफ इट. तो बेसिक मेरा कंप्यूटर्स था. देन आप जब एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो उनका पार्ट है कि वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कराते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. तो आपका बेस कंप्यूटर्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली आपको पता ही है. उसके ऊपर देन दे गेट लेयर्ड यू विथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. फिर उसके बाद में देन वहां से आपका बाइफर्केशन होता है स्पेशलाइजेशन में. मतलब कोई रडार में जाता है, कोई गाइडेड वेपन्स में जाता है, कोई हेलीकॉप्टर्स में जाता है, कोई ट्रांसपोर्ट में जाता है. तो आई लाइक दिस आई गेट इनटू फाइटर्स. मैं फाइटर ब्रांच में चला गया.
देन फाइटर ब्रांच में भी देन डिफरेंट है कि आप कौन से पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे काम करो। लाइक मैं पर्टिकुलरली मैंने मिग 21 पे काम किया। आई वॉज अ डॉक्टर एंड मिग 21 वॉज माई पेशेंट। अगर उसको छींक लगती थी तो क्यों छींक लगी है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको ठीक करना। उसको ठीक करने के लिए मेरे नीचे टेक्नीशियंस दिए होते हैं जो वेरी करते हैं फ्रॉम 100 to 200 तक के टेक्नीशियन जिनके आप बॉस होते हो। सो यू गेट अ, आप बहुत बचपन से ही यू गेट इनटू लीडरशिप रोल इन एयरफोर्स में। तो जहाँ पे अगर आप अगर आप 15-17 ईयर्स की सर्विस के बाद में जहाँ पे आप 200 250 300 लोगों को मैनेज करके आ रहे हो, लीड करके आ रहे हो, देन यू हैव अ लॉट ऑफ लीडरशिप एक्सपीरियंस विद यू, जो आप आगे उसको कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हो इन योर सिविल वर्ल्ड ऑफ कोर्स। तो चलिए मैं I'll गो बैक। जब आपने अप्लाई करा तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था? वाज इट टू डिफिकल्ट या इजी था, या क्या चैलेंजेस लगे थे आपको उस टाइम पे सिलेक्शन प्रोसेस पे? एंड आई नो इट्स बीन अ वाइल, बट आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी अगर सोचता है आज की डेट में, तो उनको आपसे क्या गाइडेंस या आपकी जर्नी से कैसे हेल्प मिल सकती है सिलेक्शन प्रोसेस की पर्टिकुलरली? सिलेक्शन प्रोसेस आई विल से डिफरेंट है। डिफिकल्टी लेवल जो है वो परसेप्शन है इंडिविजुअल का। एयरफोर्स में या डिफेंस में एंटर करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, जो आपका टेक्निकल होता है 11th-12th की आपकी बेसिक्स फिजिक्स एंड मैथ्स, वो बेसिक्स और थोड़ा सा बेसिक्स और एडवांस के मिड लेवल तक भी लेके जाते हैं, जस्ट टू टेस्ट कि आप कितने लेवल पे हो। वहां से आप क्लियर करते हैं, देन यू गेट इनटू एसएसबी, राइट। तो एसएसबी आप करोगे जिसके अंदर अलग अलग टोटल 4-5 डेज का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर फिजिकल भी होगा, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। तो एसएसबी क्लियर होगा। आफ्टर एसएसबी दैट यू गेट इनटू अ मेडिकल। आपका मेडिकल थरो मेडिकल एग्जाम होता है फॉर वन वन वीक के अराउंड का। वो आपने क्लियर करा, देन एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। इफ यू आर इनटू दैट मेरिट लिस्ट, देन यू रिसीव अ कॉल लेटर टू ज्वाइन एयरफोर्स। दिस इज अ मोटा मोटा जो प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर डिफरेंट है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका पुलिस वेरिफिकेशन और बहुत चीज़ें इसमें और भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। और ज्वाइन करने मतलब सिलेक्शन के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो ऐसा सा कुछ हुआ क्या ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ शॉक्स लगे हों? ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज अ शॉक, क्योंकि आप तो सिविलियन बैकग्राउंड से आ रहे हो ना। आप जब वहाँ पहुंचते हो तो एवरीथिंग इज न्यू। आप ऐसे एनवायरनमेंट में कभी रहे ही नहीं हो, तो आपके माइंड को परसीव करने में, एक उस ढांचे में ढलने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम। आपको आपके बाल काट दिए, गंजा कर दिया आपको, ठीक है, वो हर कोई है वहां पे। देन आपकी जो शर्ट है वो ऊपर तक बटन बंद होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ वाइट्स पहनने हैं स्टार्टिंग में, होंगे। आप कोई कलरफुल चीज ही नहीं पहन सकते। तो एवरीथिंग वाज अ शॉक। आपका खाना खाने का तरीका, हम तो जैसे घर में खाना खाते हैं, वहां पे देयर आर टेबल्स, एटिकेट्स एंड मैनर्स हैं। सो दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप घर से सीख के आओगे। ऑब्वियसली वो आपको वहां पे सिखाते हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट। बट उनका सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो आपको वो वो आपको पुश करते हैं लिमिट्स में। जो एकेडमी होती है, दैट पुशेस यू टू द लिमिट्स। आपके मेंटल, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ, आप कहाँ पे ब्रेक हो रहे हो। जो ब्रेक नहीं होता वो थ्रू थ्रू कर जाता है, जो ब्रेक करता है वो नहीं थ्रू कर पाता। सो दे टेस्ट यू टू द लिमिट्स। तो एवरीथिंग वाज अ शॉक, नई चीज थी। कपड़े पहनने से लेके, वॉक करने से लेके, खाना खाने से लेके, बात करने के तरीके से लेके, एंड आपका कैबिन कबर्ड होता है, आपका रूम, एक आपकी जो अलमीरा होती है जहाँ पे आप अपने वार्डरोब रखते हो, वो भी एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है। आप अपने रैंडमली नहीं रख सकते कोई भी चीज कहीं पे। इट हैज टू बी अ पर्टिकुलर, एक तरीका है, आपको वहीं रखना है। एंड दैट इज अक्रॉस सबके लिए, खाली मेरे लिए नहीं। हर कैडेट को वैसे ही रखना है। एवरीथिंग वाज न्यू। सो एवरीथिंग वाज अ शॉक फॉर मी स्टार्टिंग में। एंड आई एम श्योर मेरे कोर्समेट्स हैं उनके लिए, उन्होंने भी सेम ही फील करा है, बिकॉज हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वी ऑल नो कि हम व्हाट वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज साथ में। तो जैसे आपने बोला लाइक दे पुश यू टू द लिमिट्स, मैंने ना व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैंने एक मूवी देखी थी लक्ष्य, ऋतिक रोशन या की। या और उसमें ओके, वो हाँ। दिखाते हैं कि वो जाता है और बीच में वो ट्रेनिंग छोड़कर आ जाता है क्योंकि उससे हो नहीं रहा था। तो हम्म, ऐसा रियलिटी में भी जैसे आपने बोला था सम पीपल दे कांट मेक इट, ऐसा रियलिटी में भी होता है दैट दे लीव मिडवे थ्रू और छोड़कर आते हैं?
हाँ, होता है ना, होता है। मतलब लक्ष्य में तो उसको दिखाया कि वो भाग गया और भागते नहीं हैं, बट दे फॉलो द प्रोसीजर एंड दे गो आउट। दे जो नहीं करते वो स्टार्टिंग में समझ में आ जाता है हमको। जो इनिशियल ट्रेनिंग का पार्ट होता है वही वो कंपोनेंट ऐसा, मैंने जैसे बताया शॉक होता है उस कंपोनेंट के अंदर। चीज़ें इतनी टफ होती है स्टार्टिंग के अंदर कि आपका अगर आप कोप अप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं पीपल छोड़ दे अब। और एक्चुअली जो कंटिन्यू करना चाहता है, पर जब वो देखता है कि उसके साथ वाला छोड़ रहा है, तो आप भी ना थोड़े से वीक हो जाते हो, आप भी एक सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे रह के, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये डाउट भी आता है, एंड इट्स नॉर्मल, ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स ओके। तो छोड़ते हैं लोग, बट एक प्रॉपर ऑफिशियल वे में। ट्रेनिंग कितने टाइम चली, इफ आई कैन आस्क यू? ट्रेनिंग हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होती है ट्रेनिंग। जैसे मेरी ट्रेनिंग पहले 6 मंथ्स आई वाज इन हैदराबाद, जहाँ पे एयरफोर्स अकेडमी है। देन फ्रॉम देयर आई वेंट फॉर 1 ईयर टू बैंगलोर। बैंगलोर में देयर इज एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, जहाँ पे आपका पूरा, अब आप पहले आपने मिलिट्री ट्रेनिंग करी 6 मंथ्स की, देन वहां से आपको थोड़ा सा, आपने वो पार कर लिया तो आपको थोड़ा नैरो डाउन कर दिया अब आपको, और उन्होंने एक टेक्निकल पार्ट में डाल दिया, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, पीजीडीएमए है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो वो 1 ईयर वहां पर है। उसके 1 ईयर के बाद में देन दे गिव यू बाइफरकेट करते हैं आपको अलग अलग सिस्टम में। तो जैसे मेरा मिग 21 में था तो मुझे फिर और नैरो कर दिया, एंड 6 मंथ्स की पर्टिकुलर मिग 21 के ऊपर ट्रेनिंग हुई विच वॉज इन कोलकाता। जब 2 साल का पीरियड कंप्लीट हुआ और आपको लाइक यू वर सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द एयर फोर्सेस, उस टाइम पे कैसा लगा, लाइक आफ्टर योर पासिंग आउट परेड, बट हाउ वाज द फीलिंग आपके लिए और आपके घर वालों को कैसा लगा? ओह सरल, इट वाज अमेजिंग। और आपकी हमारे 6 मंथ्स हैदराबाद में, तो वहाँ पे एक छोटी सी सेरेमनी होती है। देन आपकी जो बड़ी सेरेमनी होती है जहाँ पे आपके पेरेंट्स को बुलाते हैं, जहाँ पे आप लोग देखते हो कि वो कैप उछालते हैं, पुशअप, वो सब वाली जो होती है हमारी होती है बैंगलोर में। तो 1.5 साल के बाद में आपके पेरेंट्स आते हैं वहाँ पे, वो आप उनके सामने एक परेड करते हो पूरी अच्छे से। देन यू कैरी आउट अ परेड ऑब्वियसली। अब देन वहाँ पे आपकी रैंक सेरेमनी होती है, वहाँ पे आपको एक ऑफिशियल रैंक पहनाई जाती है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के बाद वो फीलिंग तो मैं शायद आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है आपको, यस यू हैव डन इट, यू डिड इट। इतना मेंटल, इतना फिजिकल ट्रेनिंग के बाद में दैट यू हैव सेल थ्रू, एक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ये होती है ना कि आप कर सकते हो। अब आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप ये झेल सकते हो, आप इतना स्ट्रांग हो मेंटली फिजिकली, तो आप ये भी कर लोगे, आगे भी कर लोगे। देन नथिंग सीम्स अनअचीवेबल, यू नो क्योंकि आप इतने लंबे प्रोसेस के बाद निकल के वहां तक उस दिन के लिए पहुंचे हो। तो आई थिंक वो एक फीलिंग है जो इट वाज ग्रेट। वो मेरे साथ हमेशा रहेगी ऑब्वियसली। जनरली जैसे ना, अगर मैं इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करूं, तो जनरली जो मैंने सुना है, देखा है कि एयर फोर्स को हमेशा काफी ग्लैमरस दिखाते हैं कंपेयर टू इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी। थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहेंगे, इज इट दैट मच ग्लैमरस, या फिर इज इट मोर ऑफ अ स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क? अ, देखिए, हार्डवर्क और स्ट्रगल और टेक्निकल टेक्निकल चीजें तो तीनों में एब्सोल्युटली अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि सबके डिफरेंट सिस्टम्स हैं, राइट। एक सबमरीन डिफरेंट तरीके से काम करता है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट डिफरेंट तरीके से काम करता है, राइट। ग्लैमरस मे बी इसलिए होती है बिकॉज परसेप्शन है। आप हॉलीवुड मूवीज देख लीजिए, टॉप गन को देख लीजिए, तो आप ना उसको दिखाया भी उस हिसाब से जाता है, बिकॉज अब सबमरीन अगर पानी के अंदर है तो आप तो नहीं देख पा रहे हो ना उसको। बट अगर आपके स्काई में अगर फाइटर एक एरोबोटिक्स कर रहा है, तो दैट यू कैन वॉच इट। तो यू गेट इंस्पायर्ड क्विकली, यार मैं एक दिन फ्लाइंग करना चाहती हूँ। एक छोटी बच्ची आज की डेट में फाइटर पायलट बनना चाहती है, तो दैट इज क्योंकि वो देख रही है कि कहीं पे भी हो रहा है तो फाइटर हमारे एरोबेटिक्स कर रहे हैं। एंड देन इट्स अ स्पीड, इट्स अ थ्रिल, इट्स लीथल वेपन, इट्स अ लीथल वेपन। आप सोच रहे हो कि आप बॉर्डर क्रॉस करके कौन जा रहा है? फाइटर जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, मार रहे हैं, वापस आ रहे हैं, विच लीस्ट ऑफ योर रिस्क इन अ टोटल। ऑब्वियसली वो जो पायलट उस एयरक्राफ्ट में, उसको तो रिस्क है ही है। We have all witnessed Abhinandan getting captured there, and I had a privilege to work with Abhinandan. मेरा ऑफिस उसका साथ साथ होता था, अभिनंदन का। When I was
सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर, ही वाज अ फ्लाइट कमांडर ऑफ दैट। तो अभिनंदन सर को तो मैंने काम भी किया और मैं पर्सनली भी अच्छे से जानता हूँ उनको, बट ये है कि ग्लैमरस मे बी ये एक रीजन हो सकता है, बट डेफिनेटली यही बोलना कि रोल रोल तीनों सर्विस ट्राई सर्विसेज का अपना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको आपस में रिलेट करके कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमने हमने पूरी मूवी देखी, राइट? यस सुन, और ऐसे तो ऑपरेशंस होते रहते हैं जहां पे वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, अंदर जाएंगे, किल करेंगे, बट उसको अंदर घुस के मारने के लिए आपके पास सबसे बड़ा डेंजर क्या होता है ना, कि एनिमी का एयरफोर्स जहां से वो ऊपर से आपके ट्रूप्स को मार सकता है। तो अगर आपकी एयरफोर्स स्ट्रांग है, आप पहले जाके वहां पे एक टर्म होता है एयर सुपरियोरिटी, एयर सुप्रीमेसी, ऐसी टर्म्स होती है जहां पे आप उस एरिया में अपने दबदबा बना लेते हो। आपका दबदबा स्ट्रांग बन गया उस एयर में, इस एरिया में, तो अब आपके जो ट्रूप्स नीचे से जाएंगे वो कंफर्टेबल जाएंगे ना, तो वहां पे एयरफोर्स आती है। दूसरा, अगर आपके ट्रूप्स गए, उन ट्रूप्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगेन यू नीड चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स, अगेन एयरफोर्स या एयर कंपोनेंट यूज होता है। तो इसलिए एयरफोर्स थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस हो जाता है। साहिल जी, आपका इतना लंबा करियर रहा है, आप कुछ एक दो स्टोरीज या कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ में? एवरी डे इज ए न्यू डे, एवरी इतनी डायनामिक सिचुएशंस होती हैं कि एवरी डे इज ए न्यू डे। तो ऑब्वियसली हाँ, मुझे फर्स्ट इंसिडेंट याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम फाइटर फ्लाइंग करी थी, क्योंकि मैं फाइटर्स में काम करता था। तो मिग 21 में हमारा एक फाइटर होता है, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होता है जहाँ पे डुअल सीट होती है। तो माय फर्स्ट सॉर्टी, तो दैट वाज अ एक्सपीरियंस। आप सोच रहे हो कि मैंने जिंदगी में, मैं उस फाइटर में बैठ के जब मैं हवा में गया, कि आई हैव सीन मास्क लगा के पूरा नो कॉकपिट में, देन ऊपर से कैसा दिखता है। ट्रांसपोर्ट में अलग है यार, वो आप सिविलियन आप उसकी बात नहीं कर सकते। ये एक थ्रिल है जहां पे आपका स्पीड, मतलब योर एयरक्राफ्ट इज बूमिंग एट 1 मैक और मे बी मोर देन दैट, देन यू आर टेकिंग टेकिंग जी, हार्ड टर्न्स ले रहे हैं। इट वॉज अ थ्रिल जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल। वो फर्स्ट डे वाली फीलिंग, उसके बाद तो काफी बार करा, बट दैट फर्स्ट सॉर्टी जो मैंने फ्लाई करी थी, दैट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। तो एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, देयर इज नो लिमिट टू इट। और आप कभी किसी ऑपरेशन का पार्ट रहे हैं, अगेन इफ इट्स अलाउड टू शेयर? आई हैव बीन, ऑब्वियसली हर कोई रहता है क्योंकि चलता रहता है, तो रहा हूँ। आई हैव सीन ऑपरेशंस अप क्लोजली, तो इट वाज इट अच्छा लगता है उस टाइम पे। योर एड्रेनलिन रश काफी होता है, यू आर पम्प्ड अप, देन यू डोंट थिंक अपने बारे में। आप सोचते नहीं हो आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने रेस्ट करा कि नहीं करा, आपको ये सब चीजें फील ही नहीं होती हैं उस टाइम पे। जो आपको लगता है कि आप इस दिन के लिए तो थे यार यहाँ पे, इतने सालों की ट्रेनिंग इसी दिन के लिए तो है, लेट्स टू गो फॉर इट। फिर देन यू मोटिवेट योर ट्रूप्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो रहा हूं मैं। इट वाज मोटा मोटा जब हमारा जो गलवान का चल रहा था इंडो चाइना में, जब चाइना बॉर्डर पे ज्यादा चल रहा था, तब आई वाज थोड़ा सा पार्टिसिपेटिंग। की पोस्टिंग भी बहुत सारी जगह रही होगी, का इंडिया भी घूमा होगा आपने? हाँ, बहुत घुमा, इंडिया तो बहुत घुमा मैंने, काम की वजह से घूमते रहते थे, ओके, घूमते थे, इंडिया तो बहुत तो घूमते थे। कौन सी पोस्टिंग आपको ज्यादा पसंद आई? कुछ ऐसा है कि इंडिया का ये पार्ट अरे ज्यादा लगा? हाँ हाँ, अरे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी श्रीनगर में। आई वॉज इन श्रीनगर फॉर 2.5 years, दैट वॉज अमेजिंग। बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे रहने को मिल रहा है दिन में। वहाँ पे हमने स्टोन पेल्टिंग भी देखी, थोड़ी फेस भी करी, स्टोन पेल्टिंग भी फेस करी। रिस्की एनवायरनमेंट था जहाँ पे हमें बाय रोड जाना अलाउड नहीं था, तो हम आसपास के एरियाज में हेलीकॉप्टर में जाते थे, बिकॉज रोड सारी बंद थी उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा क्योटिक था उस टाइम पे। देन फिर उसी टाइम पे थोड़ा सा स्मूथ आउट भी हुआ, तो हमने वहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल सी भी थोड़ी देर के लिए देखी। और तो फर्स्ट पोस्टिंग आप किसी से भी बात करोगे ना, किसी भी फौजी से पूछ लें, उसको फर्स्ट पोस्टिंग हमेशा याद रहती है, वो आप सबसे क्लोज होती है उसके फर्स्ट पोस्टिंग। तो फर्स्ट पोस्टिंग के चार्म अलग होते हैं, आपको कुछ गलतियां माफ अलाउड होती हैं क्योंकि आप नए नए आए होते हो, तो 100 खून माफ होते हैं आपको, क्योंकि आप यू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट ऑफ एवरी डे यू मेड अ मिस्टेक, क्योंकि आपको प्रोसीजर्स ट्रेनिंग में पढ़ना और उसको अपनी लाइफ में उस टाइम पे आपको इम्प्लीमेंट करना, ये एक्सपीरियंस करना, दोनों बहुत डिफरेंट है। ट्रेनिंग में आपने कोई मैनुअल पढ़ा होगा, आपको याद ही नहीं रहेगा, पर वो जब आपको करना पड़ेगा ना एक बार, तो वो प्रोसीजर आपको हमेशा याद रहेगा कि ओके, आई हैव फेस दिस प्रोसीजर। तो इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना होता है, ऐसे हैंडल करना होता है, ये आप गलतियां कर करके ही सीखते हो।
और फर्स्ट पोस्टिंग एक बहुत सॉलिड बेस बनाता है। अगर आपको वहाँ पे आपको अच्छे बॉस मिल जाता है ना, आपको अच्छे सीनियर मिल जाते हैं जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, देन इट्स गुड। फिर सेकंड पोस्टिंग मेरी थी जोधपुर में। तो व्हेन आई वेंट टू जोधपुर, देन पीपल वर एक्सपेक्टिंग, ऑलरेडी मेरा नाम थोड़ा सा हो चुका था मेरे फील्ड में, मिग 21 में। तो मैं मिग 21 से मिग 21 मूव किया। तो और एयरफोर्स में क्या है ना कि योर इमेज ट्रेवल्स फास्टर देन यू। ओके, आपके पहुंचने से पहले आपकी चिट्ठा पहुंच चुका होता है वहां पे। वहां आपके बॉसेस को पता होता है कि ये बंदा क्या कैपेबल है, क्या इसका बैकग्राउंड है। लोग बात करते हैं यार, इट्स नॉट लाइक दैट मैं जोधपुर पहुंचाऊंगा तो जोधपुर के बॉस ने क्या श्रीनगर वाले मेरे बॉस से बात नहीं करी होगी कि लड़का कैसा है। तो आप जब जाते हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हो, यू नो। तो हर एक का अपना अपना चार्म होता है। बस फर्स्ट पोस्टिंग वाज वाओ फॉर मी श्रीनगर। आई मतलब मैं आपसे बात करते करते भी मोमेंट्स रिलीव कर रहा हूँ, जो मेरे मेरे कोर्समेट्स वो भी फर्स्ट पोस्टिंग वाले जो थे। तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अगर आज का कोई यंग पर्सन हो जो मे बी 12th क्लास में हो, या फिर मान लीजिए वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग हाँ, हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा हो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उसको कॉर्पोरेट जॉब की जगह अगर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी हो, क्यों हाँ। करे वो? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कुछ ऐसा सजेस्ट करोगे कि वो आर्म फोर्सेस की टुवर्ड्स जाए रादर देन कॉर्पोरेट जॉब में अपना करियर बनाने के लिए? देखिए, आज की डेट में एयरफोर्स में, डिफेंस में भी आपका पे स्ट्रक्चर, क्योंकि मेजरली लोग पे को एक थोड़ा लेके चल सकते हैं, राइट? बट पे वाइज भी एयरफोर्स अभी हैज बीन वेरी competitive. सो दैट इज फर्स्ट। सेकंड, यू गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी। मैक्सिमम पीपल कम फॉर जॉब सिक्योरिटी, ये एक फैक्टर होता है जहाँ पे लोग आते हैं। तो डेफिनेटली जॉब सिक्योरिटी है। बट इफ यू आर कैपेबल ऑफ adapting to a new environment every now and then you should join. अगर आपको लगता है you are quite rigid and you won't be able to change yourself, then defense is not for you. You have to be you have to be adaptable. You have to be flexible in your life. तभी आप एयरफोर्स या आर्मी नेवी में कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इंडियन आर्म फोर्सेस है एंगेज इन लॉट ऑफ ऑपरेशंस। तो वो जो आपको नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, दैट इज द प्राइम थिंग। तो फिर आपके लिए ना फिर और कोई कोई देयर इज नो अदर रीजन यू नीड। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो वो एक जगह है जहाँ पे आप इम्पैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी छाप छोड़ सकते हो, जहाँ पे आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अदर देन पेइंग टैक्स। पे टैक्स तो आप बाहर भी दे रहे हो, यहाँ भी दे रहे हो, पर जी। यहाँ पे वो है जहाँ पे आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। भले आप फ्लाइंग में हो, चाहे आप ग्राउंड में हो, जैसे भी आप जिसमें भी ब्रांच में आना चाहते हो, आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करोगे। तो दैट्स ग्रेट ग्रेट फीलिंग, आई गेस। और आपने जैसे पर्क्स की बात करी, अब मैं जस्ट कंपेयर करना चाहती हूँ एक कॉर्पोरेट जॉब को और एक आर्म सर्विसेज जॉब को। एक तो आपने बोला कि जब आपको की पोस्टिंग हुई थी या रैंक मिली थी, उसके बाद है ना एकदम से यू आर मैनेजिंग अ टीम ऑफ मे बी 100 और 150 पीपल। कॉर्पोरेट में मुझे पता है 10 साल से पहले इतनी बड़ी टीम आपके अंडर आना बहुत मुश्किल है कि कॉर्पोरेट में तो आप शुरू में लगे ही रहते हो, और अगर इंजीनियरिंग में हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से गए हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप शुरू में अगर मैनेजर बनते भी हो तो 5-10 लोगों के बनते हो, बट अ टीम ऑफ हैविंग अ टीम ऑफ 100 और 150 पीपल इज़ अ बिग थिंग। दूसरा, आई बिलीव आपका रहना फ्री होता है, आपका खाना या नॉमिनल नॉमिनल होता है, नॉमिनल होता है। ओके, फ्री नहीं होता, नॉमिनल होता है। आपको ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो रेंट तो आपको देना ही है, बट दैट इज आपका अकोमोडेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे ना विद इन, तो दैट्स वेरी नॉमिनल। मतलब उसको तो नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग, दिस इज ओके। नॉमिनल। और इलेक्ट्रिसिटी यस, यू हैव टू पे, एंड तो वो सब आपको पे करना ही है। खाने का आपको राशन आता है, आपका मेडिकल फ्री है ना। आपके जितने भी डिफेंस के जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह आपका मेडिकल फ्री है ना। आपके आपके पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, तो उनका भी मेडिकल फ्री है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री है। मेरे मेरे आई एम ब्लेस्ड विद 2 सन्स। दोनों बच्चों का मेरा 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ उनके, क्योंकि एवरीथिंग वाज़ फ्री। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप सोच रहे हैं मेडिकल का। तो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी, आई गेस। प्लस अगर आप एक सर्टेन टाइम तक रहते हो तो पेंशन भी मिलती है उसके बाद लाइफ यस, लॉन्ग। यस, 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 यस। ओके, उसमें तो आपका है 20 इयर्स का। आपका अगर आप 20 इयर्स सर्व करते हो, देन यू गेट अ पेंशन। उससे पहले नहीं मिलेगी आपको। यस। ओके। तो अगर आज की डेट में कोई यंग स्टूडेंट
जॉइन करने की सोचता है, तो आप उसको कैसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? जैसे आपने बोला ना, आपने जब करा तो आपके पास एक सीनियर का एग्ज़ाम्पल था। आप हाँ, उनके पास रीच आउट कर सकते थे, थोड़ा बहुत उन्होंने गाइड करा होगा। तो मान लीजिए अगर आज कोई यंग स्टूडेंट करना चाहता है, तो आप उसको कैसे गाइडेंस दोगे कि एक तो वो फर्स्टली कि वो अपने आप को एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करे, प्लस एंट्रेंस के बाद की जो ट्रेनिंग है, उसके हाँ। लिए वो अपने आप को कैसे अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करे, जिससे कि जब वो डिफिकल्ट फेज आए, दे डोंट गिव अप, यू ट्राई कीप पुशिंग योरसेल्फ। देखिए रिटन एग्ज़ाम और उस सब के लिए तो आपके पास बहुत सारे ना आजकल हमारे पास में दो एसएसबी के लिए सिलेक्शन के लिए बहुत सारे आपके पास ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। और वो ही एक तरीका है, वो एक तरीका है अच्छा, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी देने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एसएसबी की एक एक आपको यू गेट अ फील ऑफ हाउ एसएसबी इज गोना ट्रीट यू। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आपने बोला हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको, आई थिंक इट्स मोर देन फिजिकल, इट्स मेंटल। आप अपने आप को मेंटल, जब आप उसके अंदर जा रहे हो ना, व्हेन यू एंटर इनटू दैट डोर ऑफ दैट एकेडमी, देन आपको ये सोच के चलना है कि मुझे ये करना ही करना है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर आपने माइंड में ये सोच के गए हो ना कि चलते हैं, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर नहीं हो पाएगा। देन यू वोंट बी एबल टू डू दैट। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग कि मुझे यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने रैंक पहन के ही निकलना है यहाँ से। मैं इससे पहले नहीं जाने वाला या नहीं जाने वाली, वॉट एवर। ये आपको एक मेंटल स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। इतने लोगों ने ज्वाइन करी, इतने लोग निकल गए, इतने लोग बन गए, तो आप भी हो ही जाएगा ना यार। आपके लिए भी कुछ, आपके लिए कोई लेवल ऑफ डिफिकल्टी सुपरबली बढ़ा नहीं देंगे। ये वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी है जो ह्यूमनली बॉडी से पॉसिबल है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। तो यू विल इजिली सेल थ्रू इफ यू आर मेंटली अप टू फॉर द टास्क। बाकी तो रिटन एग्जाम क्या है और एसएसबी कैसे देते हैं और वो सब के लिए तो बहुत इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। आजकल तो यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च डालोगे, आई एम श्योर, मैंने डाला तो नहीं पर मैं यूट्यूब पे सर्च डालूंगा तो एफकेट एग्जाम हो गया या एसएसबी के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए या एसएसबी का क्या प्रोसीजर है, इतनी चीजें अवेलेबल है। हमने जो ज्वाइन किया था उस टाइम पे तो इतना था नहीं, बट अभी तो काफी चीज अवेलेबल है। तो इट्स दैट इज अवेलेबल, दैट व्हाट इज नॉट अवेलेबल, दैट नोबडी विल टेल यू इज दिस। व्हेन यू एंटर यू हैव टू गो थ्रू इट। बस वो निकलना है आपको सोच। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एयरफोर्स के बाद की लाइफ की। और हाँ, आपने आपकी फैमिली ने डिसाइड करा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए। हाँ, तो जब आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए, तो चलो ट्रेनिंग में तो आपको शौक लगे थे, ऑस्ट्रेलिया आके भी हाँ। कुछ शौक लगे क्या आपको? शौक नहीं लगे मेरे को, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे शौक नहीं लगा, क्योंकि ना सी मैंने ड्यूरिंग माई एयरफोर्स मैंने इतनी चीज़ें देख ली थी ना, इतनी चीज़ें देख ली थी कि मैं किसी भी चीज़ को लेके ना बहुत जल्दी परसेप्शन नहीं बना। मैं 2015 में भी ऑस्ट्रेलिया आया था फॉर 1 मंथ। मेरी जो सिस्टर है वो यहीं पर रहती है ऑस्ट्रेलिया में। शी हैज़ बीन हियर फॉर 22 ईयर्स, तो वो यहीं पर रहती है। तो उस टाइम पे मैं एज अ टूरिस्ट आया था, तब मैं होके गया था यहाँ पे, 1 मंथ रह के गया था। पर जब मैं इस बार आया तो इस बार मैं टूरिस्ट मूड में नहीं था। ठीक है, मेरा मेरा मेंटल जो मेरे लिए, मेरे को द थिंग्स दैट वर्क्स फॉर मी इज आई एम वेरी वेरी अडेप्टेबल। इफ यू टेल मी आई हैव टू गो टू अ न्यू प्लेस, आई विल से ओके। यू हैव टू सर्वाइव देयर, आई विल से ओके। कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, सेटलिंग हियर इज अ प्रॉब्लम। हाउ आई एम गोना सॉल्व इट? How mentally strong I am, how am I giving strength to my family to move with me, to stay with me? And obviously इसमें लाइफ पार्टनर माय वाइफ हैज बीन, आई थिंक शी हैज बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट। मैं उसके बिना तो ये सब कुछ नहीं कर पाता। और अभी तो कुछ करा ही नहीं है फॉर दैट मैटर, अभी तो मूव हुए हैं यहाँ पे, हम सेटल हो रहे हैं। आई होप हम अच्छा करेंगे। शी हैज बीन अ रॉक सॉलिड पिलर फॉर मी। तो दिस इज हाउ टू से, नथिंग शॉक्स मी नाउ, इट्स ऑल सरप्राइज। और तो चलिए आप आए ऑस्ट्रेलिया, फिर जनरली जो माइग्रेंट्स करते हैं, जनरली क्या होता है, पहले जॉब अप्लाई करने का या सोचते हैं। आपने थोड़ा बहुत आप अपना जॉब अप्लाई का एक्सपीरियंस बताएंगे, बिकॉज अगेन कमिंग
you know, moving from civilian background into a armed forces background and now moving back again into a civilian हम्म world. तो चेंज तो है, और खासकर हम्म नई कंट्री में। हम्म। तो कैसा रहा आपका जॉब एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस? बहुत फ्रूटफुल नहीं था, पहली बात तो। दूसरा, आई थिंक मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करा उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब इंडिया में भी था, व्हेन वी वर इन अ प्लानिंग ऑफ मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो मेरा प्लान हमेशा से था, आई हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। मैं नौकरी कर चुका था, मैंने वो टेस्ट ले लिया था। मुझे ना एक एंटरप्रेन्योरशिप भी टेस्ट करनी थी, बट वो इमिडिएटली आके स्टार्ट करनी थी ऐसा नहीं था। प्लान एक लॉजिकल प्लान था जो हर एक का होता है कि पहले आए, जॉब लेते हैं, लेट्स अर्न सम मनी, एंड देन वी विल स्विफ्टली शिफ्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप। मैं यहाँ पर आया तो मैंने भी 2-3 महीने मैंने जॉब ट्राई करी, एक जगह 2 जगह इंटरव्यू भी हुआ, पर बात नहीं बनी इवेंचुअली। तो जब बात नहीं बनी, फिर मैं और कंसिस्टेंटली, आप जैसा आप जानते हो यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई करते हैं, किसी का 3 महीने में लग जाती है, किसी के 6 महीने में लग जाती है, पर लग जाती है जॉब। ऐसा कोई नहीं जिसकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब तो लगी जाएगी ना। तो अगर मैं और 2 महीने 3 महीने या मे बी 1 महीना या मे बी 15 दिन ही और पुश करता अपने आप को, तो शायद मिल जाती जॉब। बट मैंने इनिशियली दिन में आया, फिर 2-3 महीने के बाद आई थॉट कि आई एम वेस्टिंग टाइम। मुझे लगा मैं जॉब ढूंढने में और फिर जॉब करने में टाइम वेस्ट कर दूंगा। आई हैव टू स्टार्ट माई जॉब बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल, ताकि वो बिजनेस ग्रो होने में भी तो टाइम लगेगा ना, राइट? तो मैंने ये भी सोचा कि जब ट्रांजिशन कर ही रहे हैं तो पूरा ट्रांजिशन ही कर देते हैं, एक ही बार में ट्रांजिशन कर दो। दैट वाज आल्सो अनदर थॉट जो मुझे जिसने मुझे पुश किया टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस रेदर देन गोइंग फॉर अ जॉब। हियर आई एम, आफ्टर बिजनेस करते हुए मेरे को टाइम हो गया, अभी 1-1.5 साल हुआ है अभी, तो कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट इज। और बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया कि ये बिजनेस करना चाहिए? ओके, पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को बताता हूँ कि मेरा बिजनेस है क्या। मेरा एक बेडिंग ब्रांड है, जो मेरी कंपनी है, बजाज होम एंड लिविंग। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की रजिस्टर्ड कंपनी है। हमारी खुद की वेबसाइट है, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब। ये आइडिया कहाँ से है, पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपको। हम जब यहाँ पर आए तो हम ना घर सेटल कर रहे थे अपना, जब ऑब्वियसली घर पे थे, हम जब सामान खरीदते थे घर के लिए, तो बेडशीट एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे माय वाइफ वाज कि यार बेडशीट्स ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में अच्छी। क्योंकि हम इंडिया में जहाँ पे थे, इंडिया में हम इतनी अच्छी कंफर्टेबल बेडशीट्स यूज करते थे, और मुझे तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता था, लाइक हु बॉट अस। पर जब मैं यहाँ पर आके हमने बेडशीट ढूंढने लगे, तो मुझे भी फील हुआ, मैंने कहा हाँ दैट्स एक्चुअली ट्रू। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि बेडशीट इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जब अच्छी चीजें यूज कर रहे हो तो आप हमेशा अच्छी चीजें यूज कर रहे हो ना। बट जब आप उस अच्छी चीज की जगह खराब चीज चूज करते हो, देन आपको अच्छी चीज की वैल्यू पता चलती है। आप फिर हमारे हमने सोचा, हम जब इंडिया में थे तो हम कहाँ की बेडशीट यूज करते थे। तो हमारा एक राजस्थान में हमारा एक वेंडर था, वो पूरे डिफेंस में देता था, आर्मी, एयरफोर्स, हर जगह देता था वो। तो हम भी उसी से लेते थे। तो हमने ऐसे रैंडमली उसको टैप इन किया कि अगर ऐसे ऐसे कुछ करना हो, आप यहाँ पे दे पाओगे कि हम यहाँ पे अगर शुरू करें कुछ ऐसा। तो उसने बोला कि हाँ हो जाएगा, दैट्स ओके। तो वहां से एक थोड़ा आइडिया आया। फिर हमने वहां से थोड़ा सा सैंपल लेके थोड़ा सा स्टार्ट करा। तो इनिशियली तो देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एक्चुअली। तो फिर धीरे धीरे फिर हम उसमें और इवॉल्व होते चले गए। तो हमने क्या किया, हमने इंडिया में वेंडर्स को ढूंढना स्टार्ट किया। तो एक आध हमने जो अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, हमने उनके साथ में टाई अप उनको ढूंढा, देन टाई अप हुआ। हमने क्या किया, हमने एक जो बेडशीट आती है, हमने उसको कस्टमाइज करा दिया। कस्टमाइज क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मेट्रेस साइज है वो डिफरेंट है। इंडिया में ना मेट्रेस साइज पे इतना कोई बॉदर करता नहीं है, क्योंकि वहां पे एक सिंपल फ्लैट बेडशीट होती है जो आप अपने बेड में डाल देते हो, राइट? 2 पिलो कवर डाले, फ्लैट बेडशीट डाली, एंड देन यू आर डन। पर जब फिटेड बेडशीट का कॉन्सेप्ट, फॉर मी इट वाज अ यूरेका मोमेंट व्हेन आई सॉ अ फिटेड बेडशीट।
मेरी वाइफ कहती नहीं नहीं होता है, मैंने तो इंडिया में कभी देखा नहीं था, क्योंकि मैं बॉदर भी नहीं करता था। आई डिडंट हैड अ दैट मच ऑफ इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट इन बैक होम। तो फॉर मी इधर आके मैंने देखा फिटेड का शीट का कॉन्सेप्ट है। फिर हमने भी फिटेड शीट चढ़ाई जब हमने बेड पे, मैंने कहा ये तो बड़ा सिंपल आइडिया है, ये इंडिया में मैं ऐसे वो गद्दों के बीच में डालने से तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो फिटेड वाला दैट इजी। तो देन वी थॉट कि व्हाई डोंट वी कोलैबोरेट बोथ थिंग्स, इंडियन प्रिंट्स, इंडियन डिजाइन्स, बट साइजेस एज पर ऑस्ट्रेलियन साइजेस। हमने उन दोनों को कोलैब करा और हमने एक हमारा बेडिंग पैक को इनोवेट करा, जहाँ पे हमने सोचा कि दैट दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। सेकंड इज, आप ऊपर डोवे लेते हो, क्विल्ट लेते हो। अब वो जो डोवे क्विल्ट है, हमने भी अपनी फर्स्ट शॉपिंग भी हमने केमार्ट से करी थी बेडशीट्स की अपनी। तो हमने पहले बेडशीट खरीदी, फिर हमने सोचा कि इसके साथ में हमें जो हमारे को डोवे है उसके ऊपर चढ़ाने के लिए हमें फिर हम कंट्रास्ट ढूंढने लगे कि इसके साथ में ये अच्छा लगेगा, इसके साथ में ये अच्छा लगेगा। तो हमने जो वर्क किया हमारी इनोवेशन पे, ये था कि अगर हम सब कुछ सेम ही डिजाइन का दे दें तो, राइट, सेम प्रिंट की बेडशीट, सेम प्रिंट का डुवे कवर और क्विल्ट कवर, और सेम तो बेड पिलोस तो ऑब्वियसली सेम होंगे ही आपके पिलो केसेस तो हमने एक 7 पीस का एक बेडिंग पैक हमने इसको इनोवेट किया, जहां पे आपका फ्लैट शीट, फिटेड शीट, 4 पिलो कवर्स और एक क्विल्ट कवर, सब एक ही पैक में, कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ से इनोवेट करना स्टार्ट किया उसको। देन हमने फिर अपना ब्रांड बनाया। फिर हमने एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट बनवाई, वेयर वी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी। देन सोशल मीडिया पे हम आए और पीपल आर लाइकिंग इट। आई हैव अ लॉयल कस्टमर बेस एट अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब थ्राइस एंड फोर्थ टाइम भी हो चुका है। दे डोंट गो एनीवेयर नाउ। फॉर देम bedsheet means Bajaj Home and Living, and I'm very happy. And I'm with the good response, with the quality of product, what we are giving now. With the grace of God, we are expanding our SKUs. हम अपने product line को expand कर रहे हैं. We are getting into apparels as well. So apparels में we are getting into Kashmiri suits and Kashmiri cot sets, जो टैप करे गए हैं कश्मीर के एक्सक्लूसिव मार्केट के अंदर जाके ढूंढ के निकाले हमने कश्मीर के। सो वो एक आ रहे हैं हमारे पास में। दूसरा, हमने जयपुरी ब्लॉक प्रिंटिंग के टेबल कवर्स, टेबल क्लॉथ एंड डाइनिंग टेबल चेयर्स, और बाकी भी किचन लिनन हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो विल बी एक्सपेंडिंग आवर सेल्फ, विल नॉट जस्ट बी बेडिंग ब्रांड, विल बी अ ब्रांड जहाँ पे लोग जब घर के अंदर घुसते हैं तो उनको लिनन से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए होते हैं, हम इवेंचुअली, दैट इज आवर विजन फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years, वी आर गोना एक्सपेंड आवर सेल्फ इनटू every part of it. Let's put it that way. So that's why we are touching the heart of our people. And look at a Google review. We are 5 star rated brand with 50 reviews. ओके, तो अब आप बोलोगे 50 तो इतना बड़ा फिगर नहीं। अगर आप ब्रांडिंग खाली एक प्रोडक्ट दे रहे हो, उसमें 50 इज अ ह्यूज अमाउंट। आपका काम उस प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचाना है, उसके बाद वो प्रोडक्ट अपने आप काम करेगा। सो आई आई गो विद दिस फिनोमेना। मैं अपने बिजनेस को ऐसे हैंडल करता हूँ, एंड मैं अभी इस फॉर्मूला पे हूँ और मैं इसी मंत्रा पे कंटिन्यू करूंगा। होपफुली वी वी विल डू गुड, होपफुली। और जैसे सोशल मीडिया की बात करें हाँ। तो आर्म फोर्सेस में तो ज्यादा लोग यूज करते नहीं है, तो जब आपने पहली हाँ। बार आप आए होगे रील बनाने के लिए तो दैट वाज फनी, वेरी फनी। आप अगर मेरा फीड उठा के देखोगे, मेरी मैं पुरानी वीडियोस देखता हूँ एंड आई लाफ लाफ आई दैट वाज सो डम वीडियोस जहाँ पे व्यूज नहीं होते थे, जहाँ डू यू मिस योर टीम इन एयरफोर्स, या ऑस्ट्रेलिया आने के बाद एयरफोर्स को मिस करते हो आप? मैं एयरफोर्स को, एज आई टोल्ड यू ना, मैं मिस करता हूँ, पर किस रिस्पेक्ट में, दोनों के डिफरेंट चीजें हैं। एक होता है क्रिप करने के लिए, यार कहाँ फंस गए यार, वही ठीक था। नहीं, मैं वो वाले मिस नहीं करता हूँ। मैं अपने वहाँ के जो मेरे एनेक्डोट्स हैं उनको मैं मिस करता हूँ, वो मोमेंट्स को मिस करता हूँ। बट आई ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल दोज वर्ड एंड देन आई मूव फॉरवर्ड हेयर। जो मेरे एयरफोर्स ने मुझे सिखाया है, मैं उसको अपने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर ऑल ट्रांसफरेबल स्किल्स। देर इज नथिंग, अगर आपने एयरफोर्स में कुछ सीख लिया है ना, आप कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे। आप डिसिप्लिन रहोगे, आप परसिस्टेंट रहोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, यू विल नॉट ब्रेक अर्ली, यू हैव अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ।
कई टाइम होंगे जहाँ पे आपके पास आपकी कोई सेल नहीं हो रही, क्या करें? बैठ जाएँ? नहीं, नहीं बैठ सकते ना। आपको आगे बढ़ते ही रहना है। This is how what I've learned and this is how what I implement here in my life. So what I miss those moments. I don't miss working in Air Force because अगर मैं वो करूँगा तो मैं I'll be doing injustice to my present life, present situation. I miss Air Force for my anecdotes, for my friends, for my good times, not work per se, not my professional work per se. Because I can't. अब मैं ये बोल सोच रहा हूँ मैं तो नॉटिकल इंजीनियर हूँ, मैं क्या यार कपड़ा बेच रहा हूँ। एयरफोर्स that has that has shaped my life, and I am taking inspiration. I am now implementing what I've learned there. That's it. आपसे अगर कोई पूछे राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर का क्या मतलब होगा, तो आप क्या बोलेंगे? राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आपके रूट्स कहाँ के हैं, आप जिस रूट्स जहाँ के हैं आप उनको रिप्रेजेंट करते हो बाहर। सो आपका व्यवहार, आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड, आपका पर्सनल लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ देन प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ बैलेंस, आपका फ्रेंडशिप, हाउ यू कन्वे योर कंट्री बियॉन्ड द बॉर्डर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे बिहेव करोगे, आप जैसा कंडक्ट करोगे अपने आप को, इफ इट्स अ राइट वर्ड इज कंडक्ट, जैसे आप कंडक्ट करोगे वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होगा आपकी कंट्री को, आपके आपके बैकग्राउंड को। तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। आई डोंट वांट पीपल टू थिंक एनी लेस अबाउट माई कंट्री। अगर मेरी वजह से लोग मेरी कंट्री के बारे में एक अच्छा शब्द भी सोच पा रहे हैं, दैट इज अ राइजिंग बियॉन्ड द बॉर्डर फॉर मी। या इंडियंस ऐसे होते हैं ऐसा नहीं बोले, राइट? फॉर मी दैट इज हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, नॉट बाय डूइंग बिजनेस हेयर, नो, दैट इज डूइंग फॉर आई एम डूइंग फॉर माई सर्वाइवल, बट वॉट आई एम डूइंग फॉर माई कंट्री बाय ensuring दैट उसका नाम खराब ना हो मेरे किसी मिसकंडक्ट की वजह से। मेरे से मतलब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सब है। So it is my duty to conduct myself in an appropriate manner so that my country name does not get into mud. I'm just giving a business which is helping that individual vendor who is in my country. So for me, maybe I'm overseas, but I'm still connected to my roots and with my conduct, uh, with my association, business association, professional association, और obviously personal तो आप वो गलियां वो चौबारा कहाँ भूलते हैं भाई, वो तो है ही है, that is there obviously, ठीक है, yeah. थैंक यू सो मच साहिल जी, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर यू नो जो यंगस्टर्स होंगे वो आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे। और अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूं, इंडिया में आर्म फोर्सेस में करीब करीब 1.8 लाख्स लोगों की ज़रूरत है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में भी बात करूं, सो वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ अराउंड 60,000 पीपल इन द आर्म फोर्सेस। तो मुझे लगता है कि आपकी जर्नी सुन के कुछ 1-2 लोग भी अगर इंस्पायर होके जाते हैं उस चीज़ को देने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, दैट विल बी रियली, रियली हेल्पफुल। और सिर्फ एयर फोर्स की बात नहीं करूँगी, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करा, सो दैट आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। Yeah. सो या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड इट्स बीन Thank you, एब्सोल्यूट Shampi. प्लेजर। Yeah, yeah. Likewise, it was honor to be here and sharing my journey and my this is मेरा एक ही रीज़न है कि अगर कोई इन सब चीज़ों से कोई भी छोटे से भी 0.1% भी इंस्पिरेशन ले सके और अपने जो कंडक्ट है, अपने जो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, उसमें अगर उसको इम्प्लीमेंट करके अगर वो बेटर हो पा रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। सो आई एम ऑनर्ड दैट आपने मुझे कांटेक्ट किया और आज हम इस पॉडकास्ट को शूट कर पाए एंड होप कि मैं आगे भी आपके हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू। थैंक यू।